यात्रा प्रकरण। अब मैं जिस प्रकार से यात्रा करने पर वह राजा तथा अन्य जनों के लिए अभीष्ट फल की सिद्धि कराने वाली होती है, उस विधि का वर्णन करता हूँ। जिसके जन्म समय का ठीक ठीक ज्ञान है, उन राजाओं तथा अन्य जनों को उस विधि से यात्रा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिन मनुष्यों का जन्म समय अज्ञात है, उनको क्षुण अक्षर न्याय से ही कवि फल की प्राप्ति हो सकती है, तथापि उनको भी प्रश्न लगन से तथा नियमित और शुकन आदि द्वारा शुभ अशुभ देखकर यात्रा करने से अभीष्ट फल का लाभ होता है। यात्रा में निश्चित तिथियां षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इन तिथियों में यात्रा करने से दरिद्रता और अनिष्ट की प्राप्ति होती है। विहित नक्षत्र अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, रेवती, अश्विनी, श्रवण, पुख्य और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में यदि अपने जन्म नक्षत्र से 7वीं, 5वीं और तीसरी तारा ना हो तो यात्रा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। दिशाशूल शनि और सोमवार के दिन पूर्व दिशा की ओर ना जाएं, गुरुवार को दक्षिण ना जाएं, शुक्र और रविवार को पश्चिम ना जाएं और बुध और मंगल को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करें। ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रोहिणी और उत्तर फाल्गुनी, ये नक्षत्र क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में शूल होते हैं। सर्वाधिक गमन नक्षत्र अनुराधा, हस्त, पुष्य और अश्विनी, ये 4 नक्षत्र सब दिशाओं की यात्रा में प्रशस्त हैं। दिग्द्वार नक्षत्र कृतिका से आरंभ करके 7 नक्षत्र समूह पूर्व आदि दिशाओं में रहते हैं तथा अग्नि कोण से वायु कोण तक परिदंड रहता है। अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे परिघ दंड का लंघन ना हो। पूर्व के नक्षत्रों में अग्नि कोण की यात्रा करें। इसी प्रकार दक्षिण के नक्षत्रों में अग्नि कोण तथा पश्चिम के और उत्तर के नक्षत्रों में वायु कोण की यात्रा पर कर सकते हैं। दिशाओं की राशियां पूर्व आदि 4 दिशाओं में मेष आदि 12 राशियां पुनः पुनः 3 आवृत्ति से आती हैं। ललाटिक योग जिस दिशा में यात्रा करनी हो उस दिशा का स्वामी ललाटगत सामने हो तो यात्रा करने वाला लौट कर नहीं आता। पूर्व दिशा में यात्रा करने वाले को लग्न में यदि सूर्य हो तो वह ललाटगत माना जाता है। यदि शुक्र लग्न में से 11वें व 12वें स्थान में हो तो अग्निकोण में यात्रा करने से, मंगल 10वें भाव में हो तो दक्षिण यात्रा करने से, राहु 9वें और 8वें भाव में हो तो नैऋत्य कोण की यात्रा से, शनि 7वें भाव में हो तो पश्चिम यात्रा से, चंद्रमा 5वें और 6ठे भाव में हो तो वायु कोण की यात्रा से, बुध 4th भाव में हो तो उत्तर की यात्रा से, गुरु 3रे और 2रे भाव में हो तो ईशान कोण की यात्रा करने से ललाटगत होते हैं। जो मनुष्य जीवन की इच्छा रखता हो वो इस ललाट योग को त्याग कर यात्रा करे। लगन में वक्र गति ग्रह या उसके षड वर्ग राशि होरा आदि हो तो यात्रा करने वाले राजाओं की प्रजा होती है। जब जिस अयन में सूर्य और चंद्रमा दोनों हों उस समय उस दिशा की यात्रा शुभ फल देने वाली होती है। यदि दोनों भिन्न अयन में हों तो जिस अयन में सूर्य हो उधर दिन में तथा जिस अयन में चंद्रमा हो उधर रात्रि में यात्रा शुभ होती है। अन्यथा यात्रा करने से यात्री की पराजय होती है। शुक्र दोष शुक्र अस्त हो तो यात्रा में हानि होती है। यदि वह सम्मुख हो तो यात्रा करने से पराजय होती है। सम्मुख शुक्र के दोष को कोई भी ग्रह नहीं हटा सकता है, किंतु विशिष्ट, कश्यप, पत्री, भारद्वाज और गौतम इन 5 गोत्र वालों को सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है। यदि 1 ग्राम के भीतर ही यात्रा करनी हो या युवा में जाना हो या दुर्भिक्ष होने पर अथवा राजाओं में युद्ध होने पर तथा राजा या ब्राह्मणों का कोप होने पर कहीं जाना पड़े तो इन अवस्थाओं में सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता है। शुक्र आदि नीच राशि में या शत्रु राशि में अथवा वक्र गति या पराजित हो तो यात्रा करने वाले को पराजय होती है,
यदि शुक्र अपनी उच्च राशि में हो तो यात्रा में विजय होती है। अपने जल लगन या जन्म राशि से अष्टम राशि या लगन में तथा शत्रु की राशि से षष्ठी राशि में या लगन में अथवा इन सबों के स्वामी जिस राशि में हो उस लगन या राशि में यात्रा करने वाले की मृत्यु होती है। परंतु यदि जन्म लगन राशिपति और अष्टम राशिपति में परस्पर मैत्री हो तो उक्त अष्टम राशि जन्य दोष स्वयं नष्ट हो जाता है। द्वि स्वभाव लगन यदि पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो यात्रा में पराजय होती है तथा स्थिर राशि पाप ग्रह से युक्त ना हो तो वह यात्रा लगन में शुभ है। यदि स्थिर राशि लगन में शुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो तो शुभ फल होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से आरंभ करके रेवती पर्यंत 5 नक्षत्रों में गृहार्थ तृण काष्ठों का संग्रह, दक्षिण की यात्रा, शैया, तकिया, पलंग आदि का बनाना, घर को छुवाना आदि बताई जाने नहीं करने चाहिए। यदि यात्रा लगन में जन्म लगन, जन्म राशि या इन दोनों के स्वामी हों अथवा जन्म लगन या जन्म राशियों से 3, 6, 11, 10वीं राशि हो तो शत्रु का नाश होता है। यदि शीर्ष उदय मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ तथा दिग्द्वार यात्रा की दिशा की राशि लगन में हो अथवा किसी भी लगन में शुभ ग्रह के वर्ग राशि होराहाती हों तो यात्रा करने वाले राजा के शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु के जन्म लगन या जन्म राशि से अष्टम राशि या उन दोनों के स्वामी जिस राशि में हो वह राशि यात्रा लगन में हो तो शत्रु का नाश होता है। मीन लगन में या लगनगत मीन के नवमांश में यात्रा करने से मार्ग टेढ़ा हो जाता है अर्थात बहुत घूमना पड़ता है तथा कुंभ लगन और लगनगत कुंभ का नवमांश भी यात्रा में अत्यंत निंदित है। जलचर राशि कर्क मीन या जलचर राशि का नवमांश लगन में हो तो नौका द्वारा नदी नद आदि मार्ग में यात्रा शुभ होती है। लगन भावों की संज्ञा एक मूर्ति अर्थात तन, कोश, धन, धनवी, पराक्रम, भ्राता, वाहन, स्वारी माता, मंत्र, विद्या, संतान, शत्रु, रोग, मामा, मार्ग, यात्रा, पति पत्नी, आयु, मृत्यु, मन अर्थात अंतःकरण, भाग्य, व्यापार अर्थात व्यवसाय, पिता, प्राप्ति अर्थात लाभ, अप्राप्ति अर्थात व्यय। ये क्रम से लगन आदि 12 स्थानों की संज्ञाएं हैं। पाप ग्रह शनि, रवि, मंगल, राहु तथा केतु ये तीसरे और 11वें को छोड़कर अन्य सब भावों में जाने से भाव फल को नष्ट कर देते हैं। तीसरी और 11वें भाव में जाने से वे इन दोनों भावों को पुष्ट करते हैं। सूर्य, मंगल ये दोनों दशम भाव को भी नष्ट नहीं करते अपितु दशम भाव में जाने से उस भाव फल, व्यापार, पिता, राज्य तथा कर्म को पुष्टि करते हैं। और शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु तथा शुक्र जिस भाव में जाते हैं उस भाव फल को पुष्टि करते हैं। केवल षष्ठ भाव में जाने से उस भाव फल शत्रु और रोग को नष्ट करते हैं। शुभ ग्रहों में शुक्र सप्तम भाव को और चंद्रमा मगन, लगन एवं अष्टम 1, 8 को पुष्ट नहीं करते अपितु नष्ट ही करते हैं। अभिजित प्रशंसा अभिजित मुहूर्त दिन का मध्यकाल 12 बजे से 1 घड़ी आगे और 1 घड़ी पीछे अभिष्ट फल सिद्ध करने वाला योग है। ये दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़कर अन्य दिशाओं की यात्रा में शुभ फल देता है। इस अभिजित मुहूर्त में पंचांग, तिथि, वरा आदि शुभ ना हो तो भी यात्रा में वह उत्तम फल देने वाला होता है। यात्रा योग लगन और ग्रहों की स्थिति से नाना प्रकार की यात्रा योग होते हैं। अब उन योगों का वर्णन करता हूँ क्योंकि राजाओं, क्षत्रियों को योग बल से ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मणों को नक्षत्र बल से तथा अन्य मनुष्यों को मुहूर्त बल से इष्ट सिद्धि होती है। तत्करों को शकुन बल से अपने अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शुक्र, बुध और बृहस्पति इन तीनों में से कोई भी यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो योग कहलाता है। यदि उनमें से 2 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो अधियोग कहलाते हैं तथा यदि तीनों लगन में केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 9, 5 में हो तो योग
अधियोग कहलाता है। योग में यात्रा करने वालों का कल्याण होता है। अधियोग में यात्रा करने से विजय प्राप्त होती है और अधियोग में यात्रा करने वाले को कल्याण, विजय तथा संपत्ति का भी लाभ होता है। लगन से 10वें स्थान में चंद्रमा, 6 स्थान में शनि और लगन में सूर्य हो तो इस समय में यात्रा करने वाले राजा को विजय तथा शत्रु की संपत्ति भी प्राप्त होती है। शुक्र, रवि, बुध, शनि और मंगल ये पांचों ग्रह क्रम से लगन, चतुर्थ, सप्तम, तृतीय और षष्ठ भाव में हों तो यात्रा करने वाले राजा के सम्मुख आए हुए शत्रुगण आग में पड़ी हुई ला की भांति नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति लगन में और अन्य ग्रह यदि दूसरे और 11वें भाव में हों तो इस योग में यात्रा करने वाले राजा के शत्रुओं की सेना यमराज के घर पहुंच जाती है। यदि लगन में शुक्र, 11वें में रवि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो इस योग में यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे हाथियों के झुंड को सिंह। अपने उच्च मीन में स्थित शुक्र लगन में हो अथवा अपने उच्च वृष का चंद्रमा लाभ 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु की सेना को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को नष्ट किया। यदि यात्रा के समय शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हो तथा पाप ग्रह तीसरे, छठे और 11वें स्थान में हो तो यात्रा करने वाले राजा के शत्रु की लक्ष्मी अभिसारिका की भांति उसके समीप आ जाती है। गुरु, रवि और चंद्रमा ये क्रमशः लगन 6 और 8 में हों तो यात्रा करने वाले राजा के सामने दुर्जनों की मैत्री के समान शत्रुओं की सेना नहीं ठहरती है। यदि लगन से 3, 6, 11 में पाप ग्रह हों और शुभ ग्रह बलवान होकर अपने उच्च आदि स्थान में स्थित हों तो शत्रु की भूमि यात्रा करने वाले राजा के हाथ में आ जाती है। अपने उच्च कर्क में स्थित बृहस्पति यदि लगन में हो और चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे त्रिपुरासुर को श्री शिव जी ने नष्ट किया था। शीर्षोदय मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ इन राशियों में स्थित शुक्र यदि लगन में हो और गुरु 11वें स्थान में हो तो यात्रा करने वाला पुरुष तारकासुर को कार्तिकेय की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। गुरु लगन में और शुक्र किसी केंद्र या त्रिकोण में हो तो यात्री नरेश अपने शत्रुओं को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे वन को दावानल। यदि बुध लगन में और अन्य शुभ ग्रह किसी केंद्र में हो तथा नक्षत्र भी अनुकूल हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को वैसे ही सीख लेता है जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में शुद्ध नदियों को सोख लेती है। संपूर्ण शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा सूर्य या चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अंधकार को सूर्य की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। शुभ ग्रह यदि अपनी राशि में स्थित होकर केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5, 9 तथा आय 11 भाव में हों तो यात्रा करने वाला राजा रुई को अग्नि के समान अपने शत्रु को जलाकर भस्म कर देता है। चंद्रमा 10वें भाव में और बृहस्पति केंद्र में हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने संपूर्ण शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय पाप समूह का नाश कर देता है। अकेला शुक्र भी यदि वर्गोत्तम नवमांशगत लगन में स्थित हो तो उसमें भी यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे पापों को श्री भगवान जी का स्मरण। शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा चंद्रमा यदि वर्ग उत्तम नवमांश में हो तो यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार सपरिवार नष्ट करता है जैसे इंद्र पर्वतों को। बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्र की राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसे समय में यात्रा करने वाला भोपाल सर्पों को गरुड़ के समान अपने शत्रु को वश नष्ट कर देता है। यदि एक भी शुभ ग्रह वर्ग उत्तम नवमांश में स्थित होकर केंद्र में हो तो यात्रा करने वाला नरेश पाप समूह को गंगा जी के समान अपने शत्रु को क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो राजा शत्रु को जीतने के लिए उपयुक्त राजयोगों में यात्रा करता है उसका कोपानल शत्रुओं की स्त्रियों के अश्रु जल से शांत होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि विद्या कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है उसे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होती है अथवा शत्रुओं से संधि मेल हो जाती है। किसी भी दिशा में उसकी पराजय नहीं होती। मनोजय प्रशंसा
यात्रा आदि सभी कार्यों में निमित्त और शकुन आदि लगन एवं ग्रह योग की अपेक्षा भी मनोजय, मन को वश में तथा प्रसन्न रखना प्रबल है। इसलिए मनस्वी मनुष्य के लिए यत्न पूर्वक फल सिद्धि में मनोजय ही प्रधान कारण होता है।